लाइट, इस शब्द से तो आप सभी परिचित होंगे और हों भी क्यों ना। जब से हमने अपनी आंखें खोली, चीज़ों को देखने व समझने लगे, जो कि लाइट के कारण ही संभव है। और आप इस वीडियो को भी लाइट के कारण ही देख पा रहे हैं। मैं बिजली वाली लाइट की बात नहीं कर रहा, बल्कि वह लाइट जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड दृष्टिगोचर होता है। लाइट यानी प्रकाश भौतिक शास्त्र का वह विषय है जो कि लगभग हर किसी का फेवरेट टॉपिक रहा है। तो प्रकाश के इस अनोखे और रोमांचक सफ़र में आप सभी का स्वागत है। लाइट सुनते ही आपके मन में कुछ ऐसी इमेज दिखाई देती होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रकाश से हर चीज़ दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश स्वयं अदृश्य है। जी हाँ, लाइट इज़ इनविजिबल। हमें जो दिखता है वह लाइट नहीं, बल्कि वह सरफेस है जिससे टकराकर प्रकाश की किरण वापस आ रही होती है, जो हमारी इस अति संवेदनशील आँख की रेटिना से टकराकर ऊर्जा ट्रांसफ़र करती है, जो हमारे ब्रेन को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में मिलती है, जिससे वह इमेज हमें दिखाई देती है। सोचिए, ऊर्जा, जी हाँ, वही ऊर्जा जो कि एक फोटान कण के पास होती है, और वही ऊर्जा जिसका जिक्र महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। सबसे पहले उन्होंने ही बताया कि प्रकाश किरणें फोटान कणों से मिलकर बनती हैं, और प्लांक ने कहा कि ये ऊर्जा के बंडलों के रूप में आगे बढ़ती है। मतलब इन बंडलों में अत्यधिक ऊर्जा होती है। लेकिन सोचिए, ऊर्जा इतनी भयंकर जो कि इन्हें ऐसी गति प्रदान करती है जिससे ये महज 8 मिनट 18 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक आ जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फोटान कणों को यह ऊर्जा मिलती कहाँ से है? कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यह ऊर्जा सोर्स ऑफ लाइट से मिलती है। तो सही सोचा आपने। लेकिन एक छोटे से मोमबत्ती से निकलने वाले प्रकाश की गति भी उतनी ही होती है जितनी सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की। ऐसा क्यों? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको पता है, सिर्फ इस बात में वैज्ञानिकों की बहस बहुत दिनों तक चली थी कि प्रकाश के कण द्रव्यमान युक्त होते हैं या नहीं। तो इसका सही उत्तर है नहीं। फोटान कण द्रव्यमान युक्त कण नहीं है। कुछ का कहना था कि फोटान में ऊर्जा होती है, जो कि प्लांक के अनुसार है। तो वे कहते हैं कि ऊर्जा जो कि आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान युक्त होती है, किंतु इसका अर्थ है यह द्रव्यमान एक सापेक्षवादी द्रव्यमान है, जो कि गति के बढ़ने पर बढ़ता जाता है। पर आधुनिक भौतिकी की माने तो सापेक्षतावादी द्रव्यमान को आमतौर पर द्रव्यमान नहीं कहा जा सकता। इसलिए कम शब्दों में कहा जाए तो यह कहना गलत है कि फोटान का द्रव्यमान E=mc² के अनुसार है। तो फिर आप यह कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसका अपरिवर्तनीय द्रव्यमान होता है, जो कि एक फोटान कण के लिए शून्य होता है। लेकिन लोगों का कहना था कि E=mc² के अनुसार जहाँ ऊर्जा है वहाँ द्रव्यमान भी है, और जहाँ द्रव्यमान है वहाँ ऊर्जा भी है। इस स्थिति में फोटान में द्रव्यमान होता है, लेकिन यह द्रव्यमान सापेक्ष द्रव्यमान होता है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि यदि प्रकाश में कोई द्रव्यमान नहीं है तो फिर इसे ब्लैक होल के द्वारा आकर्षित क्यों किया जाता है? इसका उत्तर यह मिलता है कि फोटान सहित सभी कण सामान्य सापेक्षता में जियोडेसिक्स के साथ चलते हैं, और वे जिस पथ का अनुसरण करते हैं वह द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। एक अन्य उत्तर यह भी है कि प्रकाश में ऊर्जा और गति होती है, जो कि फोटान को गुरुत्वाकर्षण प्रदान करती है। प्रकाश की ऊर्जा और गति ही स्पेस टाइम को वक्रता प्रदान करती है। शायद इसीलिए ब्लैक होल के पास का समय परिवर्तित होता रहता है। अगर आपको ब्लैक होल के बारे में अधिक जानना है तो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश के कणों में सिर्फ गति होती है जो उसे ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन यह गति उसे मिलती कहाँ से है? सोचिए, इतनी गति जो कि एक मोमबत्ती की रोशनी में भी होती है। और दूसरी बात यह है
कि प्रकाश का वेग समय के साथ या दूरी के साथ कम क्यों नहीं होता। इसका वेग कम नहीं होता, इसका मतलब यह है कि यह रास्ते में भी एक्सेलरेट होता है। तो फिर इसे एक्सेलरेट करता कौन है? आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के आधार पर यह कहा गया कि जिस वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है उसका द्रव्यमान शून्य हो जाता है। इसे आप सामान्यतः ऐसे समझ सकते हैं कि एक साइकिल जो कि स्थिर है वह गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर जाती है और जैसे ही वह चलना शुरू करती है उसका द्रव्यमान कम हो जाता है और हम उसे आसानी से बैलेंस कर लेते हैं। अब आते हैं प्रकाश के वेग वाले प्रश्न में। यह एक्सेलरेट कैसे करता है? चलिए मान लेते हैं कि इसे इतना वेग शुरू में सोर्स के द्वारा मिल जाता है। तो फिर यह सोचिए कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम अर्थात डेंस मीडियम में जाती है तो उसका वेग कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही डेंस मीडियम से वापस विरल माध्यम में आती है तो उसका वेग पुनः उतना ही बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? तो इस विरोधाभास से रिलेटेड हमें कोई भी थ्योरी नहीं मिली। अगर आपको कोई आइडिया हो तो हमें ज़रूर बताएं कि ऐसा कैसे होता है। प्रकाश की गति को मापा कैसे गया? ऐसा नहीं है कि इसे एक ही बार में सटीक बता दिया गया, बल्कि इसे कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया और वे हर बार इसके, जिसे हम सटीक कहते हैं, करीब होते गए। सबसे पहले डच वैज्ञानिक आइजक वीकमैन ने 1629 में बारूद विस्फोटकों के चारों ओर मिरर लगाकर प्रयोग करना चाहा, पर इससे वे संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद 1676 में डेनिश खगोल शास्त्री ओले रोमर ने एक वर्ष के दौरान बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक ग्रहण के काल में अजीब बदलाव देखे, जिससे उनकी एक गणना के अनुसार वे 2,20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गए और यह एक चौंका देने वाला अनुमान था। इससे वैज्ञानिकों को सही संख्या के करीब पहुंचा दिया। तब 1800 के दशक के मध्य में भौतिक वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने अपने समीकरणों को पेश किया, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को मापने के तरीकों के संदर्भ में थे। उन्होंने यह पाया कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण की गति काफ़ी हद तक प्रकाश की गति के बराबर होती है और इनके व्यवहार भी समान होते हैं। उसी समय मैक्सवेल के काम ने दृढ़ता से सुझाव दिया कि प्रकाश स्वयं एक विद्युत चुम्बकीय तरंग हो सकता है और इसकी पुष्टि भी की गई। इसी से पता चला कि मैक्सवेल सही थे और वैज्ञानिक पहली बार प्रकाश की गति माप सकते थे। और करीब 1975 में वैज्ञानिकों ने तकनीकी सहायता से यह पता भी लगा लिया कि प्रकाश की गति 299792458 मीटर प्रति सेकंड है। आज प्रकाश की गति को विशेष सापेक्षता की आधारशिला माना जाता है। यह अंतरिक्ष और समय के विपरीत स्थिर है और यह E=mc² में भी है। प्रकाश एक ऐसा विषय है जो कि अनंत है। यह वीडियो तो सिर्फ क्षण मात्र है। लाइट के इस एपिसोड का पहला वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर कोई सवाल या जवाब है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।